हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रिवीजन। यहाँ पे रिवीजन विद द समरी बुक। बेटा ये समरी बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट www.icleague.com से। रिटर्न्स चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे रिटर्न्स बहुत सिंपल सी बात है भाई। GSTR1 क्या है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, मंथली भी जाता है, अभी क्वार्टरली स्कीम भी आ गई है। तो यहाँ पे किसे फाइल करना है, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को करना है। क्या ड्यू डेट है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ है या 13th ऑफ व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे जो भी टैक्स पीरियड है आपका वो है। ठीक है, यहाँ पे QRMP स्कीम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको समझेगा। GSTR2 क्या है, आपका मंथली स्टेटमेंट है। किसका भाई, इनवर्ट सप्लाई का। इनवर्ट सप्लाई का यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना होता है 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को। ये जो दी हुई है डेट्स क्या है बेटा, जो आपके यहाँ पे एक्ट में दी हुई है हम वो पढ़ रहे हैं ये डेट GSTR2 की। GSTR3 जो है वो क्या है, वो मंथली रिटर्न है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए। 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को वो फाइल करने रहता है। जो एक्ट में दी है बातें वो सब लिख रहे हैं। 3B वगैरह जो है वो हम डिफरेंट हम बात पढ़ेंगे। GSTR4 क्या है, यहाँ पे रिटर्न है कंपोजिशन स्कीम में जो जाते हैं, जो टैक्सेबल पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं, उनको रिटर्न जो फाइल करना होता है वो क्या है, GSTR4 है। और साथ में क्वार्टरली स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं। कब, 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। क्वार्टर खत्म होने के बाद अप्रैल टू जून क्वार्टर है तो 18 जुलाई को फाइल करेंगे वो क्या, यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट। रिटर्न कब फाइल करेंगे, 30th अप्रैल। आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2021 के लिए आप कंपोजिशन स्कीम के लिए गए थे तो 30th अप्रैल 21 के पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा GSTR4। GSTR5 NRTP जो है मंथली स्पेशल रिटर्न्स आ गए स्पेशल लोगों के लिए। मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रेसिडेंट टैक्स पेयर, दैट इज NRTP जो है, NRTP को यहाँ पे करना पड़ेगा। कब फाइल करेगा, ड्यू डेट क्या है, 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड, 20 तारीख ऑफ 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के 7 दिन के अंदर विच एवर इज अर्लियर। GSTR6 क्या है, आपका मंथली रिटर्न है फॉर ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मंथली रिटर्न है। कब फाइल करना है, 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को आप फाइल करोगे। GSTR7 मंथली रिटर्न फॉर अथॉरिटीज डिडक्टिंग TCS, यहाँ TDS जो डिडक्ट कर रहे हैं 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR8 मंथली स्टेटमेंट फॉर E-com ऑपरेटर डिपिक्टिंग सप्लाई इफेक्टिंग थ्रू इट, देन E-com ऑपरेटर को फाइल करना है कब, 10 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। GSTR9 क्या है भाई, एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न है, कौन फाइल करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, TDS, TCS टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP। कब फाइल करना है, 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। GSTR10 क्या है भाई, फाइनल रिटर्न है। टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर और कैंसिल, यहाँ पे जिसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या किया है, यहाँ पे कैंसिल किया है, यहाँ कैंसिल किया है, सरेंडर किया है, उसने फाइल करना है 3 महीने के अंदर। कब से, जब से कैंसिलेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, तो ये अपने अलग अलग रिटर्न है। GSTR1 to 10 हमने यहाँ पे देखा। GSTR1 की इनफैक्ट हम यहाँ पे डेट्स वगैरह जो अभी चल रही है वो हम देखते हैं। यहाँ देखो लास्ट पेज में, द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाई इन GSTR1 हैज बीन एक्सटेंडेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी पर्सन ऑप्ट कर रहे हैं QRMP स्कीम के लिए, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। ठीक है, नेम इटसेल्फ सजेस्ट क्या है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। सो फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून क्वार्टर का कब तक फाइल करना है आपको, 13 जुलाई, 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड। ठीक है, अदर्स के लिए जो मंथली वाले हैं 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द टैक्स पीरियड। तो फॉर एग्जांपल अप्रैल का कब करोगे आप, यहाँ पे 11th ऑफ मई का कब करोगे, 11th ऑफ जून। ठीक है, तो ये क्या है, GSTR1 की डेट जो अभी करेंटली चल रही है। इसमें काफी चेंजेस आ गए अभी करेंटली, ये दिस इज ऑपरेशनल। अब QRMP स्कीम क्या है, बहुत सिंपल सी बात है मैम, क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मंथली पेमेंट कर सकते हैं। ये किसके लिए आई है स्कीम, ये एक ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग स्कीम है। स्मॉल टैक्स पेयर जो है, स्मॉल टैक्स पेयर जो है जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है इस साल में या पिछले साल में, यहाँ पे ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे इस स्कीम में जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस साल में और पिछले, इस साल में भी आपका अगर एक्सीड जब हो जाता है 5 करोड़ तब आपको स्कीम से आउट हो जाते हो। तो आपको क्या देखना है, अभी पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक के ही था। ठीक है, तो आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में बिल्कुल जा सकते हैं और फर्निश कर सकते हो आपका GSTR1 और 3B क्वार्टरली बेसिस पे। और टैक्स पर आपको मंथली पे करना है सिंपल चालान से। कितना कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा भाई, पहले हम 12 GSTR1 फाइल करते थे, 12 GSTR3B फाइल करते थे, अब सिर्फ 4 करना है, एक क्वार्टर का एक करना है। ठीक है, सो कंप्लायंस बर्डन बहुत कम हो जाएगा। एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है इसके लिए, जो टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर कब तक कितना है, अप टू 5 करोड़ है पिछले साल में,
अप टू 5 करोड़ से पिछले साल में, वो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन, टैक्सपेयर कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑप्ट करना चाहते हो, तो क्या आपका विंडो क्या दिया हुआ है, आप कब से कब तक ऑप्ट कर सकते हो, 1 मई से लेके 31 जुलाई तक। देख लो, अप्रैल टू, यहाँ पे आप जुलाई टू सितंबर के लिए जा रहे हो, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर था अप्रैल टू जून, उसका फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ क्या आ गया, 1 मई, टिल टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, इस क्वार्टर जुलाई टू सितंबर का लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ 31 जुलाई। तो इस पीरियड का आपने क्या करना है भाई, इस पीरियड ये आपकी विंडो है जिसमें आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। क्राइटेरिया, टैक्स पेयर मस्ट हैव फर्निश्ड लास्ट रिटर्न एज ऑन ड्यू ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑन 27 जुलाई, 27 जुलाई को वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं प्रॉपर विंडो में। तो उस दिन तक के, फॉर एग्जांपल आपका किसका ड्यू डेट आ गया, जून के रिटर्न का ड्यू डेट आ गया, तो तब तक के आपका जून तक का रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। तो जिस दिन आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो उस दिन तक के जो भी रिटर्न आपके ड्यू है वो सारे रिटर्न आपने क्या कर लेना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। आपने ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो बार बार आपको बताना नहीं है कि भाई मैं हर क्वार्टर के लिए कर रहा हूँ, अनटिल अनलेस आप वहां पे रिवाइज कर रहे हो वो ऑप्शन। तो जब तक आप वो ऑप्शन में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स पेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं ऑप्शन, एंड शैल फर्निश अ रिटर्न अनलेस दे रिवाइज द सेड ऑप्शन। तो उनको बार बार बताने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिए दैट इज सफिशिएंट। आईएफएफ इनवॉइस, अब देखो यहाँ पे एक फैसिलिटी, एक नई चीज आई है आईएफएफ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो इनवॉइस डिटेल्स कैन बी फाइल्ड इन जीएसटीआर1 और बाय यूजिंग आईएफएफ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, क्वार्टरली रिटर्न की फैसिलिटी आई। अब आपने किसी से गुड्स परचेज की हो जो कि किसमें है, यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न में, तो भाई अगर उसको देते कि भाई एट द एंड ऑफ द क्वार्टर वो रिटर्न फाइल करेगा, तो आपने उससे परचेज किया, आपके 2A में रिफ्लेक्ट ही नहीं होता, आपको क्रेडिट ही नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन दिया गया है सप्लायर को कि भाई आईएफएफ फैसिलिटी यूज करे, और वो क्या कर सकता है, जो फर्स्ट मंथ, फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, तो अप्रैल और मई के जो भी उसके आउटवर्ड सप्लाई उसने किए हैं वो आईएफएफ में डाल सकता है, वो आईएफएफ में डाल सकता है, ठीक है। और जून के तो ऑब्वियसली वो जीएसटीआर1 में ही डालेगा। तो सारे इनवॉइसेस डालने की उसको नहीं, कोई जरूरत नहीं, सारे इनवॉइसेस जो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है रिक्वायरमेंट है तो उस केस में वो आईएफएफ में डाल सकता है, ठीक है, आउटवर्ड सप्लाई। और अब ये जीएसटीआर जो हमारी यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम आई है, इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा कंप्लायंस बर्डन टैक्स पेयर के, क्योंकि अब उनको क्या करना है, सिर्फ 4 जीएसटीआर3B फाइल करने इंस्टेड ऑफ 12 एंड in a year, and similarly they would be required to file only 4 GSTR1 since IFF invoice furnishing facility is available under this scheme, ठीक है। तो ये QRMP स्कीम हुई। नेक्स्ट बेटा एनुअल रिटर्न आपको कब तक फाइल करना होता है, 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं 21-22 की बात करती हूँ, आपको इसका एनुअल रिटर्न कब तक फर्निश करना रहेगा, 31 ऑफ दिसंबर 2022। दिस इज द ड्यू डेट जो मेंशन की हुई है एक्ट में। एक्चुअली हो सकता है पोस्टपोन होती ही रहती है, वो बात अलग है, बट एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है यहाँ पे जो एक्ट में दी हुई है, 31 दिसंबर 2022। इस रिटर्न में क्या होता है, यू नीड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर इनकम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। एनुअल रिटर्न में क्या रहेगा, साथ में सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, क्या है, सेल्फ सर्टिफाइड, आपको सर्टिफाई करना है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या रिकंसाइल करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकंसाइल करेगा मैम, किसके हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से जो साल भर के लिए है वो, और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या रिकंसाइल करेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, किसका, रिटर्न्स का और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसको फर्निश करना है सेल्फ सर्टिफाइड, यहाँ पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसका फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया है 5 करोड़ से ज्यादा है, उससे करना है बेटा, जिसका एक्सीड किया है 5 करोड़। सो ये 21-22 में जिसका क्या हुआ है, अगर हम यहाँ 21-22 की बात कर रहे हैं तो 21-22 में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुआ है 5 करोड़ से ज्यादा, उसको एनुअल रिटर्न के साथ फर्निश करना है क्या, सेल्फ सर्टिफाइड, खुद ही सर्टिफाई करना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्सेप्शन, एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी whose books of accounts are subject to audit by CAG of India or an auditor appointed by
फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, वो एक्सेप्शन में, मतलब उनको एनुअल रिटर्न फर्निश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको एनुअल रिटर्न फर्निश करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, एक मिनट, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, वहां पे आएंगे पहले। पर्सन सप्लाइंग OIDAR सर्विसेज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसकी बात हो रही है? OIDAR सर्विसेज, याद है कहां पढ़ा था? सेक्शन 24 में पढ़ा था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, किसको? जो सप्लाई कर रहा है। कौन सी सर्विस? OIDAR सर्विस। कहां से? फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। कहां पे? टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था सेक्शन 24। बट उनको यहाँ बोला है कि ठीक है, आप एनुअल रिटर्न रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करने की आपको कोई नीड नहीं है उन्हें, ठीक है, उन्हें कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न for financial year 17, 18, 18, 19, optional for small taxpayer whose aggregate turnover is less than 2 crore and who have not filed the said return before the due date। आया था ये पहले, क्या बात हुई थी कि भाई जो 17, 18, 18, 19 के लिए यहाँ पे क्या आया था, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और उस डेट तक के जिसने भी यहाँ रिटर्न फाइल नहीं किया उन्हें एग्जेम्प्ट किया था कि आपको रिटर्न फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, Nil GSTR 3B and GSTR 1 can be filed through SMS। तो बेटा यहाँ पे ठीक है, एनुअल रिटर्न से रिगार्डिंग नहीं है, डिफरेंट पॉइंट है, वो एक पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद वापस वहीं पे जाएंगे। क्या बात है कि भाई Nil GSTR 3B and GSTR 1 can be filed through SMS। GSTR 1 और GSTR 3B को यहाँ क्या दी हुई है? अभी आपको फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपका नील GSTR 3B है या नील GSTR 1 है तो वो आप SMS फैसिलिटी यूज करके भी बिल्कुल फाइल कर सकते हो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वेरिफिकेशन करके आप रिटर्न बिल्कुल फाइल कर सकते हो। नील GSTR 1 या 3B का मतलब क्या हुआ? जिसमें नील या नो एंट्री है इन ऑल द टेबल्स, जितने भी टेबल्स होते हैं उसमें नील या नो एंट्री होती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? नील रिटर्न बोला जाता है। और ये फैसिलिटी CMP 08 पे भी एक्सटेंड की है। CMP 08 किसके लिए? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए, जो उन्हें क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ता है। तो वो भी यहाँ पे अगर उनका नील है तो क्या कर सकते हैं? वो SMS फैसिलिटी के थ्रू उसे भी फाइल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ रिटर्न पे आएंगे बेटा। द मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर एनी करेक्शन एरर ओमिशन हैज बीन डन अवे विथ। यहाँ पे रिवाइज रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो GST में कोई रिवाइज रिटर्न का कंसेप्ट नहीं होता। फिर अगर हमसे कुछ गलती हो गई, एरर हो गया, ओमिशन हो गया, तो हम क्या करेंगे? आप सब्सिक्वेंट रिटर्न में बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकते हो। क्या कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट है? यस, बिल्कुल है। रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे तो नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर to which such details pertain or furnishing of annual return whichever is earlier। So अगर मैं 2021 की बात करती हूँ, इसका अगर आपको कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, आपसे कुछ एरर हो गई, कुछ ओमिशन हो गया, तो आप कब कर सकते हो? या तो सितंबर 21 तक के जो रिटर्न है, मतलब सितंबर 21 के रिटर्न की ड्यू डेट कब आती है बेटा? 20 अक्टूबर 21 तब तक, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier, विचएवर इज अर्लियर, तब तक आप कर सकते हो। रेक्टिफिकेशन, आपसे कोई गलती हो गई तो आपको ये मैक्सिमम टाइम लिमिट दी हुई है। रिवीजन ऑफ रिटर्न का कोई कंसेप्ट GST में है नहीं, रिवीजन ऑफ रिटर्न का कोई कंसेप्ट GST में है नहीं, ठीक है। अब लेट फीस से रिलेटेड प्रोविजन देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 47 पढ़ेंगे। लेट फीस क्या थी उसमें? लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द फॉलोइंग बाय द ड्यू डेट। स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अगर कोई यहाँ पे क्या कर रहा है? फर्निश कर रहा है लेट, जो कि GSTR 1 है, या कोई भी रिटर्न जो उसे एप्लीकेबल है वो लेट फाइल कर रहा है। फाइनल रिटर्न अगर वो लेट फाइल कर रहा है तो उसने क्या करना है? लेट फीस फाइल यहाँ पे पे करनी है, उसको लेट फीस पे करनी है। कितनी? 100 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 5000 विच एवर इज लोअर। हर एक दिन का 100 रुपए जब तक के भी फेलियर कंटिन्यू रहा, या 5000 रुपए विच एवर इज लोअर, whichever is lower, ठीक है। तो ये जो है ये किसकी? CGST एक्ट की लेट फीस है। इक्वल अमाउंट SGST में भी लगेगा। An equal amount of late fee is payable by such person under respective SGST या UTGST एक्ट एज वेल, जो भी एप्लीकेबल है। पेनल्टी लेवेबल अंडर IGST एक्ट क्या रहेगी? सम टोटल ऑफ द पेनल्टीज लेवेबल अंडर CGST एंड SGST एक्ट, ठीक है। तो IGST में क्या हो जाती है? सम टोटल हो जाती है। तो ये जो 100 रुपीज पर डे या 5000 विच एवर इज लोअर दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है? CGST एक्ट। CGST एक्ट का सेक्शन 47 पढ़ रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। इक्वल अमाउंट किस में लगेगा? SGST, UTGST, वॉट एवर इज एप्लीकेबल।
द लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ पार्शियली और फुल्ली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, गवर्नमेंट चाहे तो पार्शियली फुल्ली अगर कोई लेट फीस कभी वेव करना चाहती है किसी पीरियड की तो बिल्कुल कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है। Consequently, since the inception of GST law, late fee is being regularly waived off by central government either partially or fully। और शुरुआत के काफी पीरियड्स की बेटा लेट फीस कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ने वेव की है, ये पावर को एक्सरसाइज किया है। नया नया लॉ आया था, काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये पावर रेगुलरली यूज किया है और लेट फीस क्या करिए, वेव करिए। अब देखेंगे बेटा इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है। लेट फीस रैशनलाइज फ्रॉम द टैक्स पीरियड जून 2020 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग, जो भी आपका एप्लीकेबल होता है बेटा यहाँ पे क्वार्टर एंडिंग ऑफ जून 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2021 ऑनवर्ड्स एज द केस में बी, लेट फी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GST 1, 3B, 4 and 7 हैज बीन रैशनलाइज्ड एज फॉलो। तो ये देखेंगे हम कैसे रैशनलाइजेशन हुआ है। फॉर डिले फाइलिंग ऑफ GST 1 एंड 3B, यहाँ पे अगर आपने GST 1 या GST 3B या दोनों भी लेट फाइल किया तो क्या रहेगी लेट फीस देखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट फ्रॉम जून 2021 और क्वार्टर एंडिंग जून 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब जो भी अगर आप QRMP स्कीम में जा रहे हो तो आपको क्वार्टर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो मंथली वाले हो गए आप। बाय द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश GST 1 एंड और फॉर्म GST 3 बाय द ड्यू डेट शैल बी एज फॉलोज। देखेंगे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका क्या है नील आउटवर्ड सप्लाई इन द टैक्स पीरियड whose total amount of tax payable in GST 3B is nil as the case में भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आप GST 1 की हम बात करें तो क्या आपका नील आउटवर्ड सप्लाई, कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, या आपका कुछ भी टैक्स पेबल नहीं है, टैक्स पेबल जो 3B में है कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस केस में अगर आप लेट फाइल करते हो तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी लेट फीस 500 हो जाएगी, 250 CGST में, 250 IGST में, 250 CGST में, 250 IGST में। सिमिलरली रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, इनके अलावा जो है मतलब जिनका भाई या तो कुछ तो आउटवर्ड सप्लाई है या कुछ तो टैक्स पेबल है, और एग्रीगेट टर्नओवर जिनका क्या है लेस देन इक्वल टू 1.5 CR है, तो उस केस में क्या होगा, उनकी लेट फीस 2000 रहेगी, 1000 अंडर CGST, 1000 अंडर SGST। या जिनका एग्रीगेट टर्नओवर बिटवीन 1.5 to 5 करोड़ है यहाँ पे, ठीक है, 1.5 से 5 करोड़ के बीच में है, उनका क्या रहेगा 5000 लेट फीस है, 2500 अंडर CGST, 2500 अंडर SGST। इनके अलावा जो रजिस्टर्ड पर्सन बच गया, मतलब जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं और जिनके यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कुछ तो टैक्स पेबल आ रहा है या आउटवर्ड सप्लाई है, उनका लेट फीस जो भी स्पेसिफाइड थी सेक्शन 47 में, मतलब ये जो लेट फीस थी, जो लेट फीस ऑलरेडी हमने देखी 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर, वो लगेगी उनको। ये जो जिनके यहाँ पे नील सप्लाईज है या जिनका जो छोटे हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या है रैशनलाइजेशन कि ठीक है भाई आपने यहाँ क्या कर दिया भाई, ठीक है 2 महीने भी आपका रिटर्न लेट हो गया, कोई बात नहीं, नील आउटवर्ड सप्लाई थे या कुछ भी नहीं, आपको टैक्स पे आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर दो 500 रुपए दे दो आप टोटल, कोई दिक्कत नहीं, 250 अंडर CGST, 250 अंडर SGST। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका यहाँ पे अदर देन 1 वाले अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो फिर क्या देखना है, एग्रीगेट टर्नओवर कब का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है 1.5 CR तक के है या उससे कम है, तो आपकी क्या हो जाएगी लेट फीस 2000, टोटल इज 2000, 1000 अंडर SGST, 1000 अंडर CGST। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है बट इक्वल टू 5 करोड़ तक है या लेस देन 5 करोड़ तक है, तो उस केस में आपकी लेट फीस क्या हो जाएगी 5000 टोटल, 2500। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई आप मतलब 5 करोड़ से ज्यादा वाले होंगे डेफिनेटली, तो उस केस में लेट फीस जो थी वही लगेगी। ये किसके लिए, GST 1, 3B दोनों के लिए, 1, 3B दोनों के लिए। फॉर QRMP स्कीम द रिक्वायरमेंट टू फर्निश रिटर्न अंडर द प्रोविजन टू दिस सेक्शन इज क्वार्टरली। QRMP स्कीम में आपकी रिटर्न की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वार्टरली। अकॉर्डिंगली लेट फी वुड बी एप्लीकेबल फॉर डिले इन furnishing of the said quarterly return details of outward supplier. Definitely it is clarified that no late fees is applicable for delay in payment of tax in first 2 month of the quarter। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रिटर्न की बात कर रहे हैं, GST 3B रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका क्वार्टरली रिटर्न एप्लीकेबल होता है तो ये लेट फीस जो है ये किसके हिसाब से दी हुई है, यहाँ पे जो भी लेट फीस है क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो हम लेट फीस का देख रहे हैं, क्या लेट फीस जो एप्लीकेबल रहेगी वो किसके हिसाब से रहेगी, क्वार्टर के हिसाब से लेट फीस एप्लीकेबल रहेगी, डिले इन क्वार्टर के हिसाब से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दिया है कि नो लेट फीस इज एप्लीकेबल फॉर डिले इन पेमेंट इन फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। पहले 2 महीने वाला जो है आपका, उसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी आपको।
ठीक है, किसकी बात हो रही है? जीएसटीआर 1 या 3B अगर आप लेट फाइल करते हो तो उसके हिसाब से लेट फीस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जून का फॉर एग्जांपल 3B लेट फाइल किया था, मेरा टैक्स पेबल कुछ भी नहीं आया, मैंने कब फाइल किया? समवेयर अराउंड सितंबर फाइल किया, तो मेरे को लेट फीस क्या लगेगी? 500 रुपये लगेगी, 500 रुपये लगेगी। ठीक है, अब मैंने अगर जून क्वार्टर का लेट फाइल किया, मेरे को यहाँ पे क्वार्टर एप्लीकेबल हो रहा है, दिसंबर क्वार्टर का मैंने लेट फाइल किया फॉर एग्जांपल, दिसंबर क्वार्टर का, तो मेरे को लेट फी मैंने दिसंबर क्वार्टर का कभी तो जाकर के मार्च में फाइल किया, तो मुझे लेट फीस क्या लगेगी? 500 या क्वार्टर की लेट फीस रहेगी, क्योंकि रिटर्न यूआरएमपी वालों का क्या है? क्वार्टर का है, तो डिपेंड करेगा ये पर टैक्स पीरियड या क्वार्टर, व्हाटएवर जो भी आपका टैक्स पीरियड है उसके हिसाब से होगा। मंथली टैक्स पीरियड है तो आपका क्वार्टरली टैक्स पीरियड है वो, तो उसके हिसाब से ये लेट फीस रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर डिले इन फाइलिंग जीएसटीआर 4, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22, जीएसटीआर 4 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कंपोजिशन वाले जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं, ठीक है, सो लेट फीस, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम 21-22 onwards by the registered person who failed to furnish GSTR 4 by the due date, that is composition taxpayer, shall be as follows. Where total tax payable in GSTR 4 is nil, आपका कुछ टैक्स पेबल नहीं है तो 500 रुपए, 500 रुपए, और रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, मतलब अगर कुछ टैक्स पेबल आता है तो 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज ये कर दिया इनके लिए भी रैशनलाइजेशन। फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, टीडीएस डिडक्टर्स के लिए बात हो रही है। वो लोग जीएसटीआर 7 यहाँ पे फाइल करते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 51 फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 7 फॉर द मंथ ऑफ जून 2021 ऑनवर्ड, जून 2021 के बाद से क्वांटम ऑफ लेट फीस क्या है? 24 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और ₹100 विच एवर इज लोअर, सो 25 रुपए पर डे जितने दिन फेलियर कंटिन्यू होता है, और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर, और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो जीएसटीआर 1, 3B बेटा, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 7 इसमें रैशनलाइजेशन आया है। ठीक है, जनरली सेक्शन 47 में लेट फीस कितनी है? 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर। बट अगर आपने जीएसटीआर 1 या 3B यहाँ लेट फाइल किया तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? जीएसटीआर 1 है तो क्या आउटवर्ड सप्लाई निल थी? जीएसटीआर 3B है तो क्या टैक्स पेबल निल था? यस, तो आपकी यहाँ पे लेट फीस कितनी रहेगी? 500 रुपए टोटल। नहीं, बट अगर ऐसा नहीं था तो फिर सेकंड स्टेप में देखना एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना था? अच्छा, 1.5 CR से कम था, ओके ओके, देन 2000 रुपीज। 1.5 CR से 5 CR तक के है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5000 रुपीज। एंड यहाँ पे कितना था बेटा? इक्वल टू और लेस देन 1.5 CR है तो 2000 रुपीज। 1.5 CR से ज्यादा, इक्वल टू और लेस देन 5 CR है तो 5000 रुपीज। एंड उसके अलावा कोई भी है तो जो लेट फीस थी, मतलब 100 रुपीज पर डे और 5000 विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टर के हिसाब से देखना है, ये लेट फीस जो एप्लीकेबल रहेगी क्वार्टर के हिसाब से रहेगी। जीएसटीआर 4 आपने लेट फाइल किया तो आपको देखना है सबसे पहले क्या टैक्स पेबल निल था? यस, तो 500 रुपीज। उसके अलावा कोई भी केस है 2000 रुपीज। और यहाँ जीएसटीआर 7 के लिए क्या है बेटा? 25 रुपीज पर डे एवरी डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यूज, और 100 रुपीज विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट, लेट फीस लेविड फॉर डिले इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न यहाँ पे आएगा 47(2) में। यहाँ 47(1) में क्या था? फाइनल रिटर्न था। फाइनल रिटर्न आपको पता है आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पे फाइल करते हो, वहां पे वो हमारे डिस्कशन में एप्लीकेबल था 47(1) का। अभी एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश एनुअल रिटर्न, किसकी बात हो रही? एनुअल रिटर्न बाय द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे अ लेट फी। उनको लेट फी लगेगी कितनी? 100 रुपीज पर डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, और 0.25% ऑफ टर्नओवर ऑफ द पर्सन इन द स्टेट। पढ़ा था टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन, बस उसका 0.25% या 100 रुपीज पर डे। एनुअल रिटर्न लेट फाइल करने का फीस क्या है? यहाँ पे लेट फीस 100 रुपीज पर डे जब तक कि आपका फेलियर कंटिन्यूड रहे, या 0.25% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विच एवर इज लोअर। टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो। ठीक है, वो डेफिनेशन बहुत सारी जगह काम आती है, यहाँ पे भी एक जगह पे काम आती है। ठीक है, सो ये क्या हुआ बेटा? ये यहाँ पे हमने सेक्शन 47 यहाँ पे पढ़ा। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।